गुड आफ्टरनून टू ऑल। नो, गुड इवनिंग। सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, sir. वॉइस क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। तो आज हम लोग लॉ ऑफ पेटेंट में एक नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, जिसका कि नाम पेटेंटेबिलिटी है। ठीक है। और ये काफी इम्पोर्टेंट है। मतलब आपका पूरे लॉ ऑफ पेटेंट का जो कॉन्सेप्चुअल है या जो थ्योरी है, वो थ्योरेटिकल पार्ट इसमें कवर करता है। और बहुत ध्यान से आप लोग उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर कुछ ना समझ में आए तो हमसे पूछते रहिएगा। अदरवाइज क्या होगा कि आगे की सारी बातें जो हैं वो आप लोगों को एकदम दिमाग से उड़ जाएंगी, समझ में ही नहीं आएगी। क्योंकि इसमें ये वो चैप्टर है, मतलब पेटेंट, आपको मालूम है कि ये जो लॉ ऑफ पेटेंट है ये आपका नेचुरल साइंस से डायरेक्ट रिलेटेड है। जो हमारे साइंटिस्ट हैं ये इन्वेंशन तो करते हैं, पर इन्वेंशन को उनको प्रोटेक्शन देना है। ठीक है। प्रोटेक्शन किन शर्तों पे दिया जाएगा, स्टैंडर्ड क्या होगा उस इन्वेंशन का, ये सब वो बातें हैं जो साइंटिफिक नेचर की है। यानी दिस लॉ विल इनकॉर्पोरेट द टर्म्स यूज्ड इन द साइंस, नेचुरल साइंस। और ये उन्हीं के जो मानदंड हैं, माने उस डिसिप्लिन के जो मानदंड हैं, उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो उसी स्टैंडर्ड्स के अंदर में वो ये लॉ आपका इंट्रोस्पेक्ट करेगा, एनालिस करेगा। और उसके बाद में ये फिर अगर वो सारे चीजों को, मतलब कि इसमें वो जो इन्वेंशन है वो सारे शर्तों को अगर पूरा करता है तो फिर उनको प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। तो ये क्यूरियस और इंटरेस्टिंग के साथ साथ में ये लर्निंग भी है। और आप लोगों के लिए भी जो खास तौर से आईपीआर को अपना फील्ड बनाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लॉ ऑफ कॉपीराइट का प्रोटेक्शन बड़ा आसान है, प्रोसीजरल उसमें प्रोसेस है ही नहीं है। लेकिन पेटेंट में पूरा, मतलब ये कहा जाता है कि जितने भी आपके जो आईपीआर हैं, तो उसमें जो सबसे स्ट्रिक्ट है, जो सबसे स्ट्रिक्ट इन द सेंस कि ये जो है मोनोपोली ग्रांट करने के मैटर में ये सबसे स्ट्रिक्ट है। और ये इसकी जो प्रोसेस है वो भी काफी स्ट्रिक्ट है। तो वो ये यही है, पेटेंट है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसको ध्यान से पढ़िएगा, कोई टर्म आप लोग मिस मत कीजिएगा। चलिए हम लोग जानने के प्रयास करते हैं कि ये जो हम बार बार जो ये टर्म यूज होता है पेटेंटेबिलिटी की, पेटेंटेबिलिटी आखिर ये कहते किसको है?
चलिए समझिए। पेटेंट ग्रांट के लिए क्या होता है कि सर्टेन कंडीशंस जो हैं वो स्टुपुलेट किए गए हैं पेटेंट एक्ट में, और इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है। जो एप्लीकेशन है पेटेंट के लिए, इट शुड बी मेड इन ऑफिस ऑफ द पेटेंट। समझिएगा, मैं पहले आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूं, और फिर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के बाद में फिर डायरेक्ट मैं आऊंगा इस टॉपिक पर। तो पेटेंटेबिलिटी की बात तब शुरू होती है जब किसी इन्वेंशन को पेटेंट ग्रांट करना होता है। उसके लिए पेटेंट एक्ट के अंदर में सर्टेन कंडीशंस दिए गए हैं, और उस कंडीशंस को सेटिस्फाई होना होता है उस इन्वेंशन को। ठीक है, एक एप्लीकेशन भी देना पड़ता है, और ये एप्लीकेशन कहाँ देना होता है? ऑफिस ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क एंड डिजाइन। ठीक है, हिंदुस्तान में ये ऑफिसों की संख्या 4 है, शायद 5 भी हो सकती होंगी, मेरे को नॉलेज नहीं है अभी। तो दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, ये 4 तो है ही है। एनी पर्सन, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर हो, कोई भी हो, और फिर चाहे वो व्यक्ति हो, इंडिविजुअल हो, या वो कंपनी हो, कोई कॉर्पोरेट बॉडी हो, यहां तक कि सरकार ही क्यों ना हो, गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, वो पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। हाँ, शर्त ये है, प्रोवाइडेड दैट सच पर्सन इज द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। ऐसे व्यक्ति को ट्रू और फर्स्ट इन्वेंटर होना होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब ये ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर क्या होता है? फर्स्ट माने जो प्रथम व्यक्ति जिसने कि आविष्कार किया, वह व्यक्ति। और वो कैसा व्यक्ति होना चाहिए? ट्रू माने वही, उसी ने आविष्कार किया, किसी दूसरे ने आविष्कार नहीं किया। लेकिन आगे में एक और चीज दिया गया है कि अगर वो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर इन्वेंशन का नहीं है, कोई बात नहीं, हिज असाइनी, उसका असाइनी माने उसने अपना इन्वेंशन को किसी दूसरे व्यक्ति को असाइन कर दिया। शब्द असाइनमेंट जो है वो सेल नहीं है, मैंने पहले भी बताया हूं। असाइनमेंट में सेल, असाइनमेंट का एक पार्ट हो सकता है बट नॉट द सेल। एग्जाम्पल के लिए, कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को अपना कोई वर्क को असाइन कर दिया, तो आप केवल इसी यही अर्थ निकालिए इससे। इसमें लाइसेंस भी है और कई सारी बातें, तो वो सारी चीजें जो लाइसेंस भी है, दैट आर आल्सो द पार्ट ऑफ द असाइनमेंट। ठीक है, तो अगर वो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर नहीं है, कोई बात नहीं, होना तो चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, उसका असाइन ही है, चलेगा। या वो मर गया, तो मर गया ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, कोई बात नहीं, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो होगा। तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस व्यक्ति का, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर का, है ना, देयर ही इज इंटाइटल्ड टू अप्लाई अंडर द पेटेंट एक्ट। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, वो पेटेंट एक्ट के में सेक्शन 6 के अंतर्गत में इंटाइटल्ड होता है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, एंड सच एन एप्लीकेशन, इस तरह के जो एप्लीकेशंस होते हैं, कैन बी मेड इधर सेपरेटली, अलग अलग, या ज्वाइंटली, या ज्वाइंटली by the aforementioned person। तो aforementioned persons, true and first inventor, his assignees, या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या तो ये सेपरेट एप्लीकेशन दें या ये ज्वाइंटली एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर और आपका ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो ज्वाइंट नहीं हो सकते, क्योंकि लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर को रिप्रेजेंट करता है उसके मरने के पश्चात। तो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर और उसका असाइनी, या असाइनी या लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये ज्वाइंटली एप्लीकेशन दे सकते हैं।
और such an application can be made either separately or jointly. The application should disclose. अच्छा, अब क्या है? एप्लीकेशन तो डाल दिया। एप्लीकेशन को जरूरी है कि उसको डिस्क्लोज करना होगा द बेस्ट टू बेस्ट मेथड of performing the invention known to the applicant, known to the applicant। तो बेस्ट टू बेस्ट मेंशन क्या हो, बेस्ट टू बेस्ट जो है मेथड क्या हो सकता है, जिस मेथड से उस इन्वेंशन को, वो इन्वेंशन जो है वो परफॉर्म करता है, वो बेस्ट टू बेस्ट मेथड जो कि एप्लीकेंट के नॉलेज में है, एप्लीकेंट जानता है, उसका खुलासा उसको करना होगा। ठीक है, कहाँ करना होगा? पेटेंट एंड कंट्रोलर ऑफिस। पेटेंट ऑफ जो कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, उसके समक्ष में जाकर के उसको करना होगा। ठीक है। अच्छा, क्या है कि हर इन्वेंशन जब कोई व्यक्ति करता है तो उसके साथ में कोई दावे जरूर करता है कि मेरा ये इन्वेंशन इस काम को करने के लिए है, ये इसके फायदे हैं, ये चीजें इससे हो सकेंगी, तो उसको आप कहते हैं क्लेम। ठीक है, तो इसीलिए लिखा गया है कि सच एप्लीकेशन शुड disclose best to best method of performing the invention known to the applicant for which he is entitled to claim the protection। ठीक है, जिसके के लिए वो entitled होगा उस क्लेम, मतलब वो जो क्लेम है उसके प्रोटेक्शन के लिए। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? ये सेक्शन 10(4) क्लास बी में आपको ये बातें एकदम स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं। ठीक है। अच्छा, अब आगे की बात जानिए। जो एप्लीकेशन होता है शुड आल्सो डिफाइन द स्कोप ऑफ द इन्वेंशन इन द क्लेम। हर एप्लीकेशन जो फाइल की जाती है अपने इन्वेंशन को प्रोटेक्शन के लिए, इसलिए फाइल की जाती है क्योंकि उसको मोनोपोली ग्रांट हो। उस मोनोपोली ग्रांट होने के बाद में वो उसका एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, उसका यूज कर सकता है, उसको सेल आउट कर सकता है, साइन कर सकता है, वगैरह वगैरह कर सकता है। ठीक है, तो वो इन्वेंशन किसी न किसी क्लेम से रिलेटेड ही होगा। क्लेम मैंने आपको बताया कि वो इन्वेंशन क्या करता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि वो कोई इन्वेंशन जो है वो एक ही काम को करता है। उस इन्वेंशन के कई सारे उपयोग हो सकते हैं, वो प्रत्येक उपयोग अपने आप में एक क्लेम के रूप में दावा किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको यह समझना है, जब एप्लीकेशन फाइल किया जाता है एप्लीकेंट के द्वारा पेटेंट के लिए, तो इस तरीके की जितने भी दावे हो सकते हैं उस इन्वेंशन से रिलेटेड, उसका जो भी स्कोप है उसका जिक्र जो है करना होगा, तो डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन कौन से मतलब जो है मेरे दावे हैं। दैट स्कोप जो है इट शुड बी मैनिफेस्टेड इन द एप्लीकेशन। अदरवाइज क्या होगा कि कल को अगर उसका कोई दूसरा स्कोप भी अगर नजर आया तो फिर उस दावे के लिए वो हकदार नहीं हो। जैसे कि मैंने कल बताया कि अगर हमने कोई मेडिसिन बनाया और ये मेडिसिन जो है बुखार के काम आता है, बाद में पता चला ये मेडिसिन जो है बुखार के साथ साथ में सर दर्द के लिए भी काम आता है, तो अब वो सर दर्द के लिए जो है दावा नहीं कर सकता। अगर पेटेंट ग्रांट हो गया तो उसको मौका मिलेगा बीच में कि उस दौरान तक अगर एप्लीकेशन को उसने मॉडिफाई कर लिया तो ठीक, लेकिन वंस द पेटेंट इज ग्रांटेड ही कैन नॉट क्लेम फर्दर। ठीक है, अब आगे जानिए। द इन्वेंशन एज डिस्क्लोज्ड इन द एप्लीकेशन, जो इस तरह का इन्वेंशन जिसको जो कि एप्लीकेशन डिस्क्लोज करता है, इट शुड सर्टिफाई 4 प्री रिक्विजिट। इनको सेटिस्फाई करने होंगे 4 शर्तें।
पहला क्या है कि द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इन्वेंशन मस्ट नॉट बी सच दैट द पेटेंट कैन नॉट बी ग्रांटेड। जो पेटेंट का सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, वो इन्वेंशन जो, अरे सॉरी, मैं जो इन्वेंशन का जो सब्जेक्ट मैटर है उसको ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके के लिए पेटेंट नहीं ग्रांट किया जा सकता। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि योर इन्वेंशन शुड नॉट बी इन सच ए नेचर दैट इट सच इन्वेंशंस विल वुड नॉट बी ग्रांटेड पेटेंट। और ये कहाँ दिया गया है? सेक्शन 3 और 4 में। सेक्शन 3 और 4 स्पष्ट करता है कि दीज आर द इन्वेंशन दैट आर नॉट ग्रांटेड, है ना, दैट फॉर विच द पेटेंट विल नॉट बी ग्रांटेड। सेक्शन 3 और 4। दूसरा शर्त ये है कि द इन्वेंशन मस्ट बी न्यू। जो भी इन्वेंशन आप करेंगे वो कैसा इन्वेंशन होना चाहिए? उसको न्यू होना चाहिए, माने नया होना चाहिए, ठीक है, इसको नोवेल भी कहते हैं। थर्ड, तीसरा शर्त यह है कि इट मस्ट एग्जिबिट ए सफिशिएंट इन्वेंटिव स्टेप। माने आपका जो इन्वेंशन है उसमें पर्याप्त रूप से जो है इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए। अब ये इन्वेंटिव स्टेप क्या है? इन्वेंटिव स्टेप जो है ये एक शब्द है जिसका कि मतलब ये है कि पूर्व में अगर कोई इन्वेंशन है उस उससे रिलेटेड, तो आप जो इन्वेंशन लेके आए हैं, अगर इसी इसके बैकग्राउंड में अगर किसी तरीके का इन्वेंशन है तो उससे कितनी क्वांटिटी में, माने कितने मैग्नीट्यूड में आपका इन्वेंशन डिफर है, माने स्टेप अहेड है, उससे आगे का है। तो जरूरी नहीं है कि कोई इन्वेंशन इस प्रकार का हो क्योंकि वो अपने आप में एकदम नया हो। ऐसा होता है कि बहुत सारे इन्वेंशंस जो होते हैं आज के डेट में वो ऐसे होते हैं कि पहले का कोई इन्वेंशन है उसी का वो एडवांस स्टेज है। तो इन्वेंटिव स्टेप से आप यही अर्थ निकालेंगे, ठीक है। ये शब्द इन्वेंटिव स्टेप यूनाइटेड किंगडम के लॉ में आपको देखने को मिलेगा। भारत ने इस शब्द को एज इट इज उतार लिया है अपने लॉ में, पर इसका पॉपुलर मीनिंग जो है वो नॉन ऑब्वियसनेस है, जो कि अमेरिकन पेटेंट सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा। तो हम आगे के जब भी बात करेंगे तो हम इन्वेंटिव स्टेप एंड नॉन ऑब्वियसनेस ये दोनों शब्द को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं और करेंगे, ठीक है ना। तो इन्वेंशन मस्ट बी न्यू, it must exhibit sufficient inventive step, that is it must have non obviousness। आगे जाकर के आप ये समझेंगे कि नॉन ऑब्वियसनेस जब भी बात आती है इन्वेंटिव स्टेप की या नॉन ऑब्वियसनेस का, तो ये विथ रेफरेंस टू पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट। तो ये सबके लिए नहीं, वो पर्सन जो कि उस फील्ड से रिलेटेड है, जो उसके बारे में जानता है, उसके नॉलेज में वो स्पष्ट है, वो है ना, वो भी नहीं इसके बारे में ठीक ठीक बता सकता है। तो इट इज अननोन टू द पर्सन स्किल्ड द आर्ट। और फाइनली 3 बातें मैंने बता चुका। और चौथा क्या है? द इन्वेंशन मस्ट बी
इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल, दैट इज यूजफुल। ठीक है, तो इन्वेंशन जो है कैसा होना चाहिए? इन्वेंशन को इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल होना चाहिए। इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी का मतलब यूजफुलनेस। अगर कोई इन्वेंशन अगर उसकी यूजफुलनेस नहीं है तो फिर वो पेटेंटेबल नहीं है। हम लोग ये नोवेल्टी क्या है, इन्वेंटिव स्टेप क्या है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी क्या है, इसको हम लोग एक एक करके बाद में जानेंगे। अभी तो हम लोग बैकग्राउंड समझ रहे हैं। ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल कहिए चाहे इसको यूजफुल कहिए, बात एक बराबर है। समझना है आपको यहाँ पर है, ये जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कंडीशन है पेटेंट ग्रांट के लिए, इसके लिए मैंने बताया कि इन शर्तों को पूरा होना चाहिए। तो ये हम अपने से नहीं कह रहे हैं, ये आपके सेक्शन में डिफाइंड है, सेक्शन 21J। आप डायरेक्टली आपको नहीं देखने को मिलेगा, आप सेक्शन 21J जो कि डिफाइन करता है इन्वेंशन को, न्यू इन्वेंशन, तो आप उसको रीड करेंगे तो ये तीनों जो रिक्वायरमेंट है इसको पूरा होना चाहिए, ये आपको पता चल जाएगा। तो घर जा करके आपको जब फुर्सत मिलेगा तब आप इस सेक्शन को चेक कीजिएगा, सेक्शन 21J क्या है। अभी रेफरेंस उसका आएगा, हम बात करेंगे उस डिटेल में। ठीक है, अभी क्या है, एक और बात कि एप्लीकेशन शुड आल्सो डिफाइन द स्कोप ऑफ द इन्वेंशन इन द क्लेम। जो एप्लीकेशन फाइल करते हैं इन्वेंशन के लिए, पेटेंट के लिए, इसको डिफाइन ये भी करना होगा कि उस इन्वेंशन में जो क्लेम है उस क्लेम के क्या क्या स्कोप हो सकते हैं। ये सेक्शन 10 सब सेक्शन 4 क्लास सी में आप इसको देखेंगे, ये बातें की है कहीं कहीं। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो एक्सेप्शन इन सेक्शन 3 एंड 4, माने जो फर्स्ट कंडीशन है ना, exception in the section 3 and 4 have to be exhausted first before the three conditions for patentability are applied in respect of the invention। तो पेटेंट ऑफिस क्या करेगा कि नोवेलिटी बाद में चेक करेगा, इन्वेंटिव स्टेप या ऑब्वियसनेस बाद में चेक करेगा, उसकी यूटिलिटी कहें या इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी कहें बाद में चेक करेगा। सबसे पहला वो यही करेगा कि ये देखेगा कि क्या वो इन्वेंशन पेटेंटेबल है या नहीं है। तो इसके लिए वो पहला कंडीशन देखेगा कि सेक्शन एंड 3 एंड 4, तो ये जो सेक्शन 3 एंड 4 का जो प्रोविजन कंट्रोलर के पास में होता है इसका वो यूटिलाइज सबसे पहले करेगा। फिर उसके बाद में अगर देखेगा कि हाँ ठीक है, तब जा करके वो आगे बढ़ेगा। दूसरे शब्दों में कहें कि अगर कोई इन्वेंशन है वो पेटेंटेबल नहीं है, यानी दैट इज हिट बाय सेक्शन 3 एंड 4, सेक्शन 3 एंड 4 ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो आप बाकी के 3 कंडीशंस को आप पूरा कर लीजिए, आपको पेटेंट नहीं ग्रांट होने जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 3 एंड 4 के तहत में ये चेक करना कि ये कोई इन्वेंशन पेटेंटेबल है या नहीं, बनस्पत दूसरे रिक्वायरमेंट को चेक करना उसके उसके बनस्पत ये आसान है, इसलिए इसको पहले चेक कर लिया जाता है। अब उसमें आप सेक्शन 3 एंड 4 में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इन्वेंशन जो कि एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है, सेक्शन 4 ये पेटेंटेबल नहीं है। कोई इन्वेंशन जो अपने आप में इमोरल है वो पेटेंट ग्रांट करने योग्य नहीं होगा।
कोई इन्वेंशन जो नया नहीं है वो नहीं होगा, जो जिसमें यूजफुलनेस नहीं है नहीं होगा, ट्रेडमार्क वो ट्रेडिशनल नॉलेज है अगर इन्वेंशन तो उसको पेटेंट ग्रांट नहीं होगा। तो इस तरह का वो लिस्ट दिया हुआ है, ए से लेकर करके एल तक, एक के तक आप देखेंगे एक लंबा चौड़ा की लिस्ट है, ठीक है ना। तो एवरी पेटेंट एप्लीकेशन शैल बी मेड, अब आगे की बात जानिए कि प्रत्येक जो पेटेंट एप्लीकेशन होता है, इट शैल बी मेड फॉर सिंगल इन्वेंशन and should be made in prescribed form and filled before the filed before the patent office as per the procedure laid down by the patent act and rules made thereunder। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, अगर आपका इन्वेंशन अपने आप में सिंगल इन्वेंशन नहीं है, वो डबल इन्वेंशन है, माने उसमें दो तरीके का ऐसा होता है कि कोई एक आदमी किसी चीज का इन्वेंट करने चला और उस कोई प्रोडक्ट को इन्वेंट कर रहा है सपोज करो, और उस प्रोडक्ट को इन्वेंट करने में अगर देखा जाए तो वो दो या दो से ज्यादा जो है वो इन्वेंशन जो है वो उसमें इन्वॉल्व है। अब वो चला एक ही एप्लीकेशन में वो सारे इन्वेंशन को क्लेम करने, एक इन्वेंशन उसका थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, एक इन्वेंशन जो है उसका एरोनॉमिक्स से रिलेटेड है, एक इन्वेंशन उसका जो है केमिकल कंपाउंड से रिलेटेड है सपोज कीजिए, लेकिन वो सारे के सारे इन्वेंशन मिल करके किसी एक प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो वो निश्चित रूप से वो जो प्रोडक्ट होगा सपोज कीजिए वो अपने आप में एक इन्वेंटेड प्रोडक्ट होगा। अब कैंडिडेट जो एप्लीकेंट है तो वो कंफ्यूज होता है, सोचता है कि एक ही है, एक ही प्रोडक्ट है, तो जो है इसके लिए सिंगल एप्लीकेशन हमको फाइल करेंगे तो ये नहीं चलेगा। अगर उसके प्रोडक्ट को इन्वेंट करने में अगर एक से ज्यादा इन्वेंशन इन्वॉल्व हैं तो हर एक इन्वेंशन के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फाइल करना होगा। इसका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म करने का मतलब पेटेंट रूल में उसका फॉर्म्स दिए गए हैं, फॉर्मेट दिए गए हैं, तो उसी फॉर्म के तहत अपने मन से आप अप्लाई नहीं कर सकते। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म उसको आप फिलअप करेंगे और उसके बाद में पेटेंट ऑफिस में आप जमा सबमिट करेंगे, और जो प्रोसीजर्स दिए गए हैं पेटेंट एक्ट में या पेटेंट एक्ट में और पेटेंट रूल्स में, तो उस प्रोसीजर्स को आप पूरा करेंगे। ठीक है, अब जैसे फीस इससे रिलेटेड बात हो गई, तो फीस कितना लगेगा, तो ये एक्ट में नहीं दिया गया है, ये कहाँ दिया गया है, ये रूल्स में दिया गया है कि इस तरह का ये फीस होगा। ठीक है, तो बच्चों हमको ये बताओ कि मेरी क्लास में जो मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या फिर मैं अभी पढ़ाना बंद कर दूं अगर नहीं समझ में आ रही है तो। आ सर आ रही रही है। है सब। समझ में आ रही है, तो अगर किसी को अगर कोई डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज कंफर्म करना था, आपने बोला ना कि फॉर एवरी ये क्या फॉर एवरी इन क्या इन्वेंशन डिफरेंट एप्लीकेशन इज फाइल, ये सही है ना? मतलब कि हर इन्वेंशन करेगा इंसान जो लास्ट पैरा में है उसके लिए उसको डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। मैंने कहा कि सिंगल इन्वेंशन के लिए सिंगल एप्लीकेशन, डबल एप्लीकेशन के लिए डबल इन्वेंशन के लिए डबल एप्लीकेशन। एवरी पेटेंट एप्लीकेशन शैल बी मेड फॉर सिंगल इन्वेंशन, तो प्रत्येक पेटेंट एप्लीकेशन जो है अगर कोई फाइल किया जाता है तो वो सिंगल इन्वेंशन के लिए फाइल किया जाता है। और मैंने एग्जाम्पल देके आपको बताया कि अगर
किसी प्रोडक्ट को इन्वेंट करने में पता चला कि एक से ज्यादा अगर इन्वेंशन इन्वॉल्व है, तो जितना ज्यादा इन्वेंशन इन्वॉल्व होगा उतना ही एप्लीकेशंस को फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो वन इन्वेंशन वन एप्लीकेशन। एक बात और आपको ध्यान, ये भी आएगा तो हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे, पर चूंकि हम प्रोसेस के या थोड़ा सा प्रोसीजरल पार्ट को हम डील कर रहे थे, इसको आप जानिए, ये भी जरूरी है जानना आपके लिए। इंटरनेशनल एप्लीकेशन होता है। अब चूंकि आज जो है किस तरह का है जमाना है, आज का जमाना जो है ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, और आपने पढ़ा भी है ट्रिप्स। ठीक है, तो अब आज के डेट में यह संभव है कि एक आदमी एक जगह पे बैठ करके वो सभी जगह वो अप्लाई कर सकता है पेटेंट के लिए। उसके लिए वो घूम घूम के जाने की जरूरत नहीं, इस देश में कर लिए हैं, अब चले, अब ऑस्ट्रेलिया में करने, अमेरिका में करने, तो वहां करने, वहां करने। ठीक है, तो इंटरनेशनल एप्लीकेशन एंड पीसीटी, डिजिनेटिंग इंडिया shall be deemed as an application made under the Patent Act, with the priority date accruing from the date of the international filing date accorded under the PCT। आगे जाकर के आप ये जानेंगे कि जब हम पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो पेटेंट एप्लीकेशन नेशनल भी होता है, इंटरनेशनल भी होता है, और पीसीटी एप्लीकेशन भी होता है। पीसीटी माने पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी के अंतर्गत में एप्लीकेशन होता है। जब नेशनल लेवल पर आप जो एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो वो उसका अगर उसमें आपको पेटेंट ग्रांट होगा तो उसी देश के अंदर में आपको पेटेंट ग्रांट होगा, उसी देश में ही आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर पीसीटी है या इंटरनेशनल एप्लीकेशन है, तो उसमें जिस जिस देश को आप टिक मारेंगे तो वहां वहां आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है, उसके लिए आपको फीस ज्यादा लगेगा। तो ये प्रावधान बनाया गया है, हम इसकी बात बाद में करेंगे, पर यहाँ आपको समझने के लिए ये जरूरी है कि अगर कोई व्यक्ति या कारपोरेशन कह लीजिए या कोई गवर्नमेंट कह लीजिए, अगर वो पीसीटी के अंतर्गत में फाइल करता है और वो डिजिनेट करता है इंडिया को, वो अमेरिका को भी डिजिनेट कर सकता था, वो वो यूके को भी डिजिनेट कर सकता था, पर उसने नहीं किया। वो इंग्लैंड में बैठा आदमी डिजिनेट इंडिया को किया, तो जैसे ही वो पीसीटी एप्लीकेशन डिजिनेटिंग इंडिया मतलब उसमें डिजिनेट किया उसने इंडिया को, तो वो समझ लिया जाएगा कि वो एप्लीकेशन जो है वो पेटेंट एक्ट 1970 माने अपने देश का जो पेटेंट एक्ट है उसके अंतर्गत में उसने फाइल किया है एप्लीकेशन, with the priority date accruing from the date of the international filing accorded under the PCT। तो वो with the priority date, अब प्रायोरिटी डेट क्या होता है आगे जाकर के हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर ब्रीफ आप समझ लीजिए कि प्रायोरिटी डेट जो होता है, द प्रायोरिटी डेट ऑफ ए पेटेंट, इट रिलेट टू द अर्लीस्ट फाइलिंग डेट फ्रॉम विद इन ए फैमिली ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन। ये एक जनरल बात है, आप समझिएगा। एप्लीकेशन जब
फाइलिंग होती है पेटेंट के लिए, तो आप जानेंगे कि कई तरीके का एप्लीकेशंस होता है। एक एप्लीकेशन जो कि आप इनिशियल लेवल पे फाइलिंग करते हैं, जिसको कि प्रोविजनल एप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है? एक एप्लीकेशन करते हैं, उसको कंप्लीट एप्लीकेशन कहते हैं, फाइनल। प्रोविजनल माने टेम्पोररी, आगे जाकर के आप उसको उसमें कुछ कमियां होती हैं, जिसको कि आप दावा करते हैं कि हमको समय मिलेगा तो हम बाकी की चीजें उसमें हम लगा करके कंप्लीट कर देंगे। तो प्रोविजनल एप्लीकेशन, कंप्लीट एप्लीकेशन, इसके साथ साथ में अगर आपके इन्वेंशन में या क्लेम में आपने कोई मॉडिफाई किया है, तो आप मॉडिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, या इन्वेंशन को ना मॉडिफाई करके आप किसी को, जो ओनर है, ओनर है उसका कौन है, उसमें कोई चेंजिंग हो गया। मान लीजिए कि फर्स्ट ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर ने इस दौरान, एप्लीकेशन आपका फाइल था, इस दौरान जो है उसने असाइन कर दिया किसी दूसरे को अपना, तो अब जो असाइनी है अब वो उसमें इन्वॉल्व होगा एप्लीकेशन में, तो उसके अमेंडमेंट के लिए मतलब जो एप्लीकेशन, तो ये सारे एप्लीकेशंस को मैं कहता हूं कि इट इज ए फैमिली ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन, ठीक है? तो इसमें से जो सबसे पहला एप्लीकेशन है, जिस डेट को सबसे पहला एप्लीकेशन पड़ा उस फैमिली ऑफ द एप्लीकेशन से, इसी को हम कहते हैं प्रायोरिटी डेट, ठीक है? और जब मैटर जो होता है इन्वॉल्व जस्ट वन पेटेंट एप्लीकेशन, तो प्रायोरिटी डेट क्या होगा? वुड बी द फाइलिंग डेट ऑफ द सिंगल एप्लीकेशन। And if there are more than one related patent application involved, तो पेटेंट्स की प्रायोरिटी डेट क्या होगी? वुड बी देन बी द फाइलिंग डेट ऑफ द फर्स्ट पेटेंट फाइलिंग दैट इनिशियली रिवील्ड इन्वेंशन। तो जहां पर सबसे एक ही सिंगल एप्लीकेशन अगर फाइल किया गया है, तो प्रायोरिटी डेट क्या होगा? वो डेट होगा कि जिस दिन उस एप्लीकेशन को उसने फाइल किया। अगर जहां पर एक से ज्यादा एप्लीकेशन फाइल किए गए हैं, तो प्रायोरिटी डेट क्या होगा? उस एप्लीकेशन का डेट होगा जिस एप्लीकेशन से ये निकल करके आता है कि ये इन्वेंशन है, माने वो इन्वेंशन का खुलासा करता है, ठीक है? चर्चा करेंगे प्रायोरिटी डेट, लेकिन प्रायोरिटी डेट का इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है। कैसे इंपॉर्टेंस है आप ये जानिए। देखिए, ये मोनोपोली है, यहां पर जो पहले इन्वेंट करेगा उसी को मिलेगा, जो बाद में आएगा उसको ये पेटेंट ग्रांट नहीं होगी, ठीक है? ये सही बात है कि बाद वाला जब उसने इन्वेंशन किया और उसका इन्वेंशन पहले वाले इन्वेंशन के बराबर ही है क्यों ना हो, लेकिन उसने उससे ज्यादा मेहनत किया, उससे ज्यादा पैसे लगाया, लेकिन उसका पर्पस जो है फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, सब बेकार चली जाएगी। तो प्रायोरिटी डेट का बहुत 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 इंपॉर्टेंस है। एक दिन भी माने रखता है, एक घंटा भी माने रखता है। किसी ने कोई सी इन्वेंशन के लिए अभी फाइल किया 2 बजे, 3 बजे जो है कोई दूसरा आदमी आ गया उसी इन्वेंशन को फाइल करने के लिए, तो 3 बजे वाले का इन्वेंशन जो है, वो एप्लीकेशन जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो मैं कह रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने एक से ज्यादा एप्लीकेशन फाइल किए हैं किसी इन्वेंशन से रिलेटेड पेटेंट के लिए, तो उनमें से वो एप्लीकेशन जिससे कि किसी इन्वेंशन का खुलासा होता है,
तो वो एप्लीकेशन जिस तारीख को फाइल किया गया होगा वही प्रायोरिटी डेट होगा। अब व्यक्ति जो है इन्वेंशन से रिलेटेड कई ठो एप्लीकेशन फाइल कर देता है। पहला वाला इन्वेंशन में कोई इन्वेंशन का खुलासा नहीं, पहला एप्लीकेशन में कोई इन्वेंशन का खुलासा नहीं। उसने जनरली एक तो लिख दिया, सर हमारा इन्वेंशन है ये, है ना, और मैं एक इन्वेंशन किया हूँ, मुझे जो है पेटेंट ग्रांट मिलना चाहिए, बताइए कि हमको क्या करना है। उसके बाद उसने दूसरा एप्लीकेशन फाइल किया कि सर आपने जो है बताया नहीं कि मतलब जो है क्या करना है, कैसे करना है। आपने बस ये बताया कि इस ऑफिस में चले जाओ, मैं तो चला गया लेकिन वहां से कोई रिस्पांस नहीं देता है। तीसरा एप्लीकेशन उसने फाइल किया कि सर ये मेरा इन्वेंशन है, ये मेरा इन्वेंशन इससे रिलेटेड है और ये इन्वेंशन है, हमको पेटेंट ग्रांट प्राप्त की। अब देखिए ये तीसरा वाला एप्लीकेशन, इसी से पता चल रहा है कि वो इन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड है, क्या है वो इन्वेंशन, इस तीसरे एप्लीकेशन से खुला। तो ये तीसरे एप्लीकेशन का प्रायोरिटी डेट वो प्रायोरिटी डेट होगा, ना कि पहले और दूसरे का। ध्यान रखिएगा इस बात, ठीक है। तो इसी को मैं कह रहा हूँ कि द प्रायोरिटी डेट ऑफ ए पेटेंट रिलेट्स टू द अर्लीस्ट फाइलिंग डेट फ्रॉम विद इन ए फैमिली ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन। When matter involves just one patent application, the priority date would be the filing date of the single application. If there are more than one related patent application involved, the patent's priority date would then be the filing date of the first patent filing that initially revealed the invention. Initially revealed, सर्वप्रथम जो खुलासा करता है इन्वेंशन का। तो समरली रूप से, कंक्लूसिवली रूप से आप ये कह सकते हैं कि ये जो जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑल दिस रिक्वायरमेंट दे आर कॉल्ड पेटेंटेबिलिटी। क्या है ये? इसी को कहते हैं पेटेंटेबिलिटी। पेटेंटेबिलिटी क्या है? इट इज ए रिक्वायरमेंट, इट इज दस ए रिक्वायरमेंट स्टुपुलेटेड अंडर द एक्ट और ग्रांट ऑफ द पेटेंट, कि वो कौन कौन सी शर्तें हैं, वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, वो कौन कौन से कंडीशंस हैं जिसको फॉलो करने के पश्चात पेटेंट ग्रांट किया जाता है। Got it? किसी को कुछ पूछना है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। नहीं बोलोगे तुम, ठीक है, तो फिर बेकार है फिर हमारा पढ़ाना ऑफलाइन ऑनलाइन आप लोगों को। फिर ना आप लोग इंटरेस्टेड हैं सुनने के लिए, और फिर नहीं आप लोग जो हैं कि कोई मतलब जो है। और ये 57 और एक एक दो तीन चार पाँच छः सात, मतलब मेरी 6, 57 और 6 मिला करके आपको कितने होते हैं? 63। आपका स्ट्रेंथ है 104। यू आर नॉट इंटरेस्टेड, एंड आप लोगों ने साबित कर दिया है कि आप लोग जो है ऑनलाइन मोड के पढ़ने लायक नहीं है। तो थैंक यू।